अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आज 2:30 बजे पेश किया। अब हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में वाज़े तौर पे 2023 एंड 2024 की जो कारकर्दगी है वाज़े तौर पे दिखाई दी फिस्कल ईयर की, और ख़ासकर 2024 एंड 2025 की जो कि चीज़ें पेश हुई और वो रिजल्ट सामने आए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं थोड़ा सा जब स्टार्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, तो उनका ये कहना था कि जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया के हवाले से बात करें तो 2023 में 3.5% दिखाई दी और फिर 2024 के अंदर 3.3%, यानी कि हमने ये देखा कि जीडीपी ग्रोथ के अंदर थोड़ी कमी देखी गई पूरी दुनिया के अंदर, और ग्लोबली इम्पैक्ट ये 2025 के अंदर 2.8% रहा। पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स हमें इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि पूरी दुनिया में जहां जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है वहां पाकिस्तान में रिकवरी कैसे हो रही है। और 2024 एंड 2025 का जो FY ईयर था जो हमने अभी ख़त्म किया है और हम नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं 2025 एंड 2026 के लिए, तो हमारे पास क्या तैयारियां हैं। तो जनाब हमारे पास जो हमने देखा कि पाकिस्तान की रिकवरी हुई है वो ये है कि 2023 के अंदर 0.2% -0.2%, यानी कि नेगेटिव जोन में हम थे जीडीपी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में, और हमने 2024 के अंदर देखा 2.5% हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई, और फाइनली 2025 के अंदर 2.7% की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इट मींस कि हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद है कि पूरी दुनिया की अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखें और हमारी रिकवरी का कॉन्टेक्स्ट देखें तो वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने कितना ज़्यादा एक कहते हैं ना इम्प्रूव किया है। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे का सबसे पहला एस्पेक्ट है वो ये है। सेकेंडली, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, अगेन ग्लोबली हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 6.8% दिखाई दे रही थी इन्फ्लेशन ग्लोबली 2023 में। 24 के अंदर हमारे पास 5.7% थी, और 25 के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो 4.3% है इन्फ्लेशन, जो कि ग्लोबल है। पाकिस्तान के इसी कॉन्टेक्स्ट पे हम बात करें तो जस्ट लुक एट द नंबर्स, 29% से अबव नंबर्स 2023 के अंदर थे। 2024 के अंदर 23% से भी कम होती हुई दिखाई दी। एंड जनाब अभी जो हमारे पास नंबर्स हैं ये सबके सामने हैं इन्फ्लेशन के, 4.6% सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड, फिनोमिनल ग्रोथ। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे कूप अप किया 38% से यहाँ पर आज 4.6% पे। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे कि जितने भी जो ग्रे एरियाज थे उसको कवर किया, जितने भी फाइन ट्यून किए गए जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने कैसे हैं। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें बाकी हैं जो अभी वाज़े तौर पे हमारे सामने नहीं आई, और उनके अंदर बहुत सारा होमवर्क कर चुके हैं, बहुत सारा होमवर्क बाकी भी है, और आने वाले दिनों में मज़ीद हम उसको देखेंगे। लेकिन जो चीज़ें सामने हैं उसमें थोड़ा सा एक चीज़ उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने एड्रेस के अंदर वाज़े तौर पर बताई कि जब हमने इंटरिम सेटअप देखा उसके अंदर स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी वही थे, और अब भी हम देख रहे हैं जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में हम गए, और इसके साथ साथ जो अब काम होना शुरू हुआ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो IMF का प्रोग्राम है 37 मंथ्स प्रोग्राम, इसके अंदर हम हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे लिए इकोनॉमिक क्लिशेस कैसे डिसाइड हुए, हमारे लिए कैसे एक रोड मैप दिया गया, कितने स्ट्रेटेजिक नोट्स हमने ट्यून किए, और फिर उसके बाद तमाम चीज़ों की अप्रूवल पहले हम उनसे लेते और फिर हम काम करते। तो आज ये जो हम एक इकोनॉमिक होमवर्क करके बैठे हैं, या जो हमारे पास ये नंबर्स मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के तौर पे सामने हैं, ये इसलिए नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी 3 साल की मेहनत है जो अब ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके हवाले से बात करें तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के भी 2 एक्सपेक्ट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपने एड्रेस में वाज़े तौर पर डिस्कस किए, वो ये था कि एक परमानेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी जो हमारे लिए एक सस्टेनेबिलिटी, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लेके जाना था, और दूसरा ये कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इसके हवाले से आज हम भी बात करेंगे कि जो एग्जीक्यूशन आजकल दिखाई दे रही है रिफॉर्म्स के हवाले से, ये काफ़ी परसुएशन इसकी चल रही थी तकरीबन 2 साल से, जो अब हम इसके ग्रेटिट्यूड्स देख रहे हैं। साथ साथ ये ग्रेजुअल रिकवरी, ये सस्टेनेबिलिटी या ये एक फंडामेंटल ग्रोथ जो हम बूम एंड बस्ट की साइकिल देख रहे थे वो अब इससे निकलना है। ये अब वाज़े तौर पे 2025 के लिए गोल रखा गया है कि बूम एंड बस्ट साइकिल से निकल के एक सस्टेनेबल, एक ग्रेजुअल ग्रोथ रहे जो कि एक अपर ग्राफ लेके जाए। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे एंड देयर इज़ मच मोर टू डिस्कस, देयर इज़ मच मोर टू इंट्रोड्यूस यू। हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते चलें। हमारे साथ इन द प्रोग्राम डॉक्टर तलत अनवर साहब मौजूद हैं,
हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे इन दी स्टूडियो। आप हमारे साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर तलत साहब। क्या कहेंगे, मैं एक फर्स्ट हिस्सा जो इकोनॉमिक सर्वे का है, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ और ख़ासकर मैं वो थोड़े से हम स्टेप्स मैक्रो इकोनॉमी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमने इस साल के अंदर एक स्टेबल नोट पे देखे, जिसको लेकर जो फंडामेंटल्स को लेके हम नेक्स्ट ईयर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत नताशा। और आज इकोनॉमिक सर्वे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने ये लॉन्च किया अभी कपल ऑफ आवर्स अगो, 1-2 घंटे हुए हैं, जिसमें काफ़ी जो है ना इम्प्रूवमेंट नज़र आती है इकॉनमी में। और जो कि नज़र आ रही थी यानी पिछले जो रिपोर्ट्स हैं और उसमें ये कहा जा रहा था कि जी यानी एक तो ये कि इन्फ्लेशन के नंबर काफ़ी कम हो गए और इन्फ्लेशन रेट जो कि कभी 38% तक पहुंच गया था वो कम होकर 4-5% के दरमियान आ गया है। और लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि भाई महंगाई में कमी आई है। ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है एनालिस्ट और आवाम की तरफ से। तो इसका यानी जब एक बार कीमतें बढ़ जाती हैं, इसका जवाब ये है कि जब एक बार कीमतें बढ़ जाती हैं तो वापस नहीं आती, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स में एक उसूल है, क्योंकि कीमतें अगर वापस आएंगी तो कारखाने बंद हो जाएंगे, प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे, तो कीमतें बढ़ी रहती हैं। तो लोग ये नहीं समझे कि कीमतों में कमी आई है। कीमतों की शरह रफ्तार जिस रेट से कीमतें बढ़ रही थी 1-2 साल पहले 35-40% के हिसाब से या 22% भी रहा है इन्फ्लेशन रेट, तो उससे बढ़ रही थी। अब जो है ना 4 से 5% औसत सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन की रफ्तार में, महंगाई की रफ्तार में कमी आई है, तो जो कि लोगों को ये लग रहा है कि जी ये अभी नहीं है। अच्छा, इन्फ्लेशन का जो ताल्लुक़ है ना वो लोगों की परचेजिंग पावर से भी है। और पिछले 2 साल से आपने देखा कि काफ़ी माशी मसाइल थे और पिछले साल का बजट भी काफ़ी सख्त था, चीज़ों की कीमतें भी बढ़ी थी और टैक्सेशन स्पेशली जो सैलरीड क्लास पे थी वो काफ़ी हाई हुई थी, तो जिसकी वजह से ये लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई थी। तो उससे जो असर आया, और इस साल गवर्नमेंट सोच भी रही है कि जो टैक्सेशन है स्पेशली सैलरीड क्लास पे उनको कम किया जाए। तो इसलिए ये इम्प्रेशन जाता था कि जी आम लोगों तक इसके बेनिफिट नहीं पहुँचे। लेकिन ये देखें कि लोगों तक बेनिफिट उसी सूरत में पहुँचते हैं, जैसा कि वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि एक रास्ता ये है कि जी आप एम्प्लॉयमेंट को ग्रो करें और जीडीपी का ग्रोथ रेट हाई करें। पिछले सालों में जीडीपी का ग्रोथ रेट बहुत कम था और पिछले साल के बनिस्बत इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट में बेहतरी आई है। पिछले साल मेरे ख्याल 2% के करीब था, इस साल जो है 2.7% जीडीपी ग्रो किया हैगा। और लेकिन फिर भी ये मैं कहूँगा कि ये जो टारगेट गवर्नमेंट ने या आईएमएफ ने जो फिक्स किया था 3.6%, उससे कम है। तो उसकी बुनियादी वजूहात यही हैं जो मैंने बताई हैं कि परचेजिंग पावर कम हो गई थी और यानी और तीसरा बड़ा फैक्टर ये था कि इंटरेस्ट रेट हाई था। पहले 6 माह में इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई था और जो बाद में कम होना शुरू हुआ और अभी बतदरीज कम होकर 22% से 11% पर आ गया है, जिससे कि अब मैं समझता हूँ कि इस साल जो नया आने वाला साल है इसमें एम्प्लॉयमेंट में और ग्रोथ में खासी खातिर खा इजाफा होगा। और जो इस साल का अगले आने वाले साल का ग्रोथ टारगेट 4.2% फिक्स किया है, जिससे जाहिर होता है कि यानी उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि जी इंटरेस्ट रेट भी कम आ गया है और फॉरेन इन्फ्लोज भी आने लगे हैं जो पहले कम थे। और दूसरी बात जो मैं ये कहूँगा कि एक्सटर्नल अकाउंट जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो हमारा सरप्लस में आ गया। ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो हायर रेमिटेंसेस जो है वर्कर्स के रेमिटेंसेस जो है ना तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए, जिसकी वजह से करंट अकाउंट हमारा सरप्लस हुआ है। जी अच्छा, अंजुम निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जूम पे उन्होंने ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, उनको भी वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अंजुम निसार साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है और हमारी जो कारकर्दगी पिछले साल की रही वो एक काबिल सताइश है। ख़ासकर हम ये भी देखें कि कितने चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को देखते हुए और फिर इनके साथ डील करना, पॉलिसी मेकर्स ने एक फिनोमिनल जॉब की और इस बार हम देख रहे हैं कि उसके वाज़े तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें नंबर्स दे रहे हैं। क्या कहेंगे?
सबसे पहले नताशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में लिया। देखें, जहाँ तक आपने भी बात की, आज इकोनॉमिक सर्वे इशू है, और टू बी फेयर, अगर एक ऑनेस्ट तजिया लें तो जो 2 साल पहले सूरत हाल थी, डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था, तो ज़्यादातर इंडिकेटर्स तो बहुत बेहतर आए हैं और लग भी है। और ये बहुत ऐसे बाद हमने देखा पाकिस्तान में, एक इंडिया, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद एक पूरे मुल्क के अंदर एक पॉजिटिव ही हम देखते हैं हर जगह पे, और उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा। आपने जो सर्वे भी देखे हैं लेटेस्ट, कॉन्फिडेंस मुल्क के ऊपर, इन्वेस्टमेंट का पोर्ट, तो ये सब चीज़ें अच्छी जाहिर करेंगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि कल बजट है और बजट की आमद है, और जो इंडिकेट देखें, ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ग्रोथ चाहिए भी होती है, क्योंकि आपकी मुल्क की आबादी जो है ना, वो तकरीबन उसी हिसाब से बढ़ रही है जिस हिसाब से आपका इस बार जीडीपी ग्रोथ हुआ है। तो पूरे साल का 25 करोड़ आवाम मेहनत करके वहीं पहुंच जाते हैं, समझो खाया पिया कुछ भी नहीं और वापस हम वहीं पहुंचे। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में आपने एक फेयर टैक्स सिस्टम हो जाए, फेयर टैक्स सिस्टम का मतलब ये होता है जिसका जो टैक्स जिस पे ड्यू है उसको देना चाहिए, और जिस सेक्टर का, मिसाल के तौर पर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या बिजनेस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, और अगर हमारा जीडीपी में शेयर 22% है, और अब अगर बोझ उठाते हैं 55% का, तो इसका मतलब इंडस्ट्री शायद ग्रोथ ना कर पाए उस तरीके से। और यही आपने नतीजा देखा कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ हुई है। टारगेट था कि हम 3.5% ग्रोथ करेंगे, एलएसएम जो जॉब्स क्रिएट करता है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसका कंट्रीब्यूशन 20% उनका टैक्स ना देने के बराबर है, हम ये नहीं कहते कि आप टैक्स उन पे एक्सेसिव टैक्स लगा दें, हम ये कहते हैं जो उनका ड्यू बनते हैं उनको टैक्स देना चाहिए। जो टैक्स इस बार चूंकि किसानों ने बहुत लॉस किया, और हकीकत बात है, और बहुत तकलीफ हुई कि जो मुल्क में लोग किसान मेहनत करते हैं, वो हम फूड सिक्योरिटी हमारा एक सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुल्क की स्ट्रेटजी के अंदर, तो वो अपने मुल्क की खुराक भी पूरी ना कर पाए और हमें इम्पोर्ट करनी पड़े, तो ये एक और हमारे खजाने में बोझ होगा। लेकिन वो एग्रीकल्चर जो कमाते हैं, और एक नेट से जो उनका एक सेट की हुई है गवर्नमेंट ने लिमिट, उससे ऊपर कमाते हैं, तो उनको टैक्स देना चाहिए। पूरे पाकिस्तान से मुश्किल से एग्रीकल्चर सेक्टर से 1 बिलियन से मुश्किल से आता है, जो लेस देन 1% भी नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर से, और हमें अपने यूथ को इस्तेमाल करना होगा। नताशा, देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ, आबादी को 4-4.5 मिलियन हर साल नए जॉब में मार्केट में लोग आ रहे हैं। हम अगर पुराना कोई जॉब नहीं दे सकेंगे और हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि हमारी क्लाइमेट ऐसी है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, हमें कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चाहिए, तो कि इन्वेस्टर निकलें। और इन्वेस्टर इस साल अपने मुल्क में इस जंग के बाद जो हालात हुए हैं, जो हम देख रहे हैं, हर जगह लोगों का दिल हुआ है अपने मुल्क से वापस, इस तरह रुझान हुआ है, तो उनको आप जो कल बजट दें, एक ऐसा हम नहीं कहते आप फ्री कर दें, उनके लिए आज़ादी कर दें, ये कर दें, सब्सिडीज देते नहीं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। नताशा, अभी जो अगले 5 साल का ये बताते हैं कि हम आज से 2030 में शायद $60 बिलियन टारगेट इनका है। $60 बिलियन आज से 5 साल बाद, जब हमारी आबादी 30-32 करोड़ होगी, तो ये पूरा मुल्क मुश्किल से अगर पहुंच भी जाए तो कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं होगा। एक एक छोटे छोटे सेक्टर मुल्क में, हमेशा आपसे बात करता हूँ आपके शो पे, कि छोटे छोटे मुल्क, और जब 2030 में ये जो मुल्क ऑलरेडी सिंगापुर, हांगकांग, बेल्जियम, डेनमार्क, जो ऑलरेडी 500-600 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो 1 ट्रिलियन पे होंगे, और हम उस जमाने में बात करेंगे हम 60 पे पहुंच जाएं, अगर पहुंच जाएं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें 2 चीजें जो है, हमें एक तो अपने यूथ को इस्तेमाल करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को। कोई इंडिया ने कमाल नहीं किया, इंडिया ने एक एक अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी आईटी सेक्टर्स को वहां पहुंचा दिया कि आज $180 अरब है, हम 2-2.5-3 अरब में बैठे हैं। तो हमें इनको इंसेंटिव देना चाहिए इस सेक्टर में जहाँ ज्यादा ग्रोथ हो, जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, जो चीजें समझते हैं। हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जो तीसरे चौथे नंबर पे है दुनिया में बोलने में। तो यूथ को एआई में, आईटी में, इन चीजों में आप दें, ताकि वो आगे उसका मल्टीप्लाई इम्पैक्ट हो सके। ये जो गवर्नमेंट क्रिप्टो में, जैसे आज वजीर खजाना साहब ने फरमाया, जो क्रिप्टो का जो हमारी जिसपे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने जा रही है, माइनिंग पे और एआई के जरिए, उसमें जो आज वो क्या बताए थे, 4-5-10 डॉलर लेते हैं, तो वो उसके अंदर शायद उनका क्वांटम लीप ग्रोथ हो, जिसका इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट पे ही पड़ेगा। वो एक्सपोर्ट इस साल हमारी मुश्किल से $32 बिलियन है। रेमिटेंस के अंदर बड़ा अच्छा पॉजिटिव है कि हम $38 बिलियन पहुंच गए हैं। अगले साल अगर ये 42 पहुंच जाते हैं, तो मीन्स 38 और 42 का मतलब है हम कोई $80 बिलियन की हम ये ले सकेंगे इनकम यहाँ 2 सेक्टर से, जबकि इम्पोर्ट हमारी 70 से 75 भी होगी, तब भी वी विल बी सेविंग $5 बिलियन। तो हमें फिर डिपेंडेंसी कम हो जाती है उन मुल्कों से जहाँ से हम कर्जा लेते हैं। एक और जो बड़ा फैक्टर है, जो कंसर्न का फैक्टर है, जो हमें देखना चाहिए, गवर्नमेंट देख रही है यकीनी तौर पे, वो हमारी कंसर्न है इंटरेस्ट जो पेमेंट्स है, वो इस साल नताशा हो जाएंगी कुछ $9.5 अरब जो बजट में एलोकेट कर रहे हैं। डेट टू 9.5 जीडीपी हमारे पास 68% था, लेकिन अब हमारे पास 65% है।
उसमें तो कमी देखी गई है। खासकर आप अगर फरमाते हैं कि अगर हमारे पास डेट टू जीडीपी के हवाले से मजीद कुछ न्यूज़ आ जाए तो ये बेहतर होगा, या फिर हमारे पास जो इंटरेस्ट आपने रीपेमेंट्स के हवाले से बात की, जो रोल ओवर भी किया हमने और इस साल का एक कर्जा भी जो हमें रोल ओवर किया, कुछ रिटर्न भी किया, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये जो आप कहना चाह रहे हैं, तो क्या ये इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? जी, मैं इसी में बात करें, देखो टैक्स टू जीडीपी, हमारा जो डेट टू जीडीपी है वो जितना नीचे आएगा, विच इज गुड साइन, क्योंकि आपका जीडीपी का बेस भी बढ़ रहा है, जो 380 बिलियन डॉलर से या 300 से आप 410 बिलियन डॉलर हम टच कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटल इनकम भी बढ़ी है। लेकिन हमें इंटरेस्ट की तरफ जवाब देना होगा। ये अच्छी बात है, इस साल हम कोई 800 बिलियन बचाएंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आए, लेकिन इसके साथ साथ हम 9.5 ट्रिलियन रुपीस देंगे इंटरेस्ट की मदद, यानी कि 800 बिलियन तकरीबन पर मंथ देंगे हम खाली। तो ये जो पैसा अगर हम सूद से बचाएं, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में सिंगल डिजिट में रहे, तो ये पैसा हम सोशल सेक्टर्स में, एजुकेशन में और दूसरे एरियाज में लगा सकते हैं। और एक और अच्छी बात हुई है जो इसमें आपने देखा होगा, इस साल हमारी मशीनरी की इम्पोर्ट इस साल बढ़ी है, जिसका मतलब है आने वाले दिनों में ये मशीनें जब यूटिलाइज होंगी और ये अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हमारी उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक हमारा कंसर्न का एरिया है। निसार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डॉक्टर तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के जाने चलते हैं, साथ रहिए। पहचान। ईद उल अजहा पर पंजाब में सफाई के तारीखी इंतजाम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में 30 अरब रुपए की लागत से पाकिस्तान की तारीख का पहला ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ईद उल अजहा के 2 रोज में सफाई इंतजामात की जाती तौर पर मॉनिटरिंग। बयानात नहीं, इंतजामात बोल रहे हैं। ने बर वक्त लाशों को ठिकाने लगाया, गलियों और सड़कों को फिनाइल से धोया और अर्के गुलाब का छिड़काव किया। मरियम नवाज, आपका शुक्रिया। मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड। ईद से एक रोज पहले 41,564 टन वेस्ट कलेक्शन। अब तक ईद के 3 रोज के दौरान 2,85,585 टन वेस्ट ठिकाने। कुर्बानी दे जेरे वेस्ट आ बड़ा जिम्मेदारी नाल ते बड़ा अच्छे तरीके नाल लेना कदम ऐसे इकदाम कर रही है। 15,204 इजाफी वर्कर समेत 1,42,770 वर्कर्स वेस्ट कलेक्शन के लिए फील्ड में सरगर्म अमल। ईद उल अजहा पर पंजाब को सफाई की मिसाल बनाने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वर्कर्स को शाबाश। 3,877 प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स, 816 डंपिंग साइट्स का क़याम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के ग्रीन पंजाब विजन के तहत पहली मर्तबा 1,61,71,381 माहौल दोस्त डिस्पोजेबल बैग्स की तकसीम। 3,970 यूनियन काउंसिल्स में कैंप ऑफिस का क़याम। सफाई वाले अमले ने हर घर से, हर मोहल्ले से, हर गली से पहुँच के सफाई ने यकीनी बनाया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। मरियम नवाज साहब की बहुत जेड़ा मेहरबानी है। मरियम नवाज की क़यादत। ईद उल अजहा पर पंजाब बना सफाई की अलामत। 1,864 कुर्बान गाहों की सफाई सुथराई। अवाम की 9,901 शिकायत का फौरी अजाला। 30,563 लीटर अर्के गुलाब और 1,43,429 लीटर फिनाइल का इस्तेमाल। दावे नहीं, हकाइक बोल रहे हैं। पंजाब में नताइज अवाम के सामने हैं। सफाई के लिए 29,87,268 किलोग्राम चूना इस्तेमाल। ये है मरियम नवाज की क़यादत का कमाल। पंजाब बना ईद उल अजहा पर भी तमाम सूबों के लिए मिसाल। सफाई से मुतल्लिक़ा शिकायत की सूरत में सूबाई कंट्रोल रूम नंबर्स, अपने मुतल्लिक़ा जिले के कंप्लेंट नंबर या हेल्पलाइन नंबर 1198 पर कॉल करें। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इकोनॉमिक सर्वे के जो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे, मजीद भी कंटिन्यू करेंगे। टैक्सेशन के हवाले से यहाँ बात करना ज़रूरी है, ख़ासकर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो इस साल के लिए कंटिन्यू होगी, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पर दिए, उसमें पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। ट्रेडिशनल इन्वॉइसेस जो होती हैं, ख़ासकर प्रोडक्शन ट्रैकिंग या फिर AI बेस्ड ऑडिट्स के हवाले से भी इस बार उन्होंने इंदिया दिया है कि ये भी हो सकता है। और फेसलेस कस्टम रजीम जो कि ऑलरेडी FBR के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। खासकर अगर 24-25 बजट के हवाले से बात करें इस फिस्कल ईयर के हवाले से, तो 24-25 के अंदर जो प्रोग्रेस है वो हमें दिखाई दी, जो कि ऑल्दो एक डिफिकल्ट बजट था, जो कि सब कहते थे कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े से टैक्सेशन के हवाले से चीज़ें ज़्यादा हैं। इस साल के अंदर ये एक्सपेक्टेशंस है कि मे बी कुछ लीनियंसीज भी हों। सैलरीड क्लास के हवाले से ऑलरेडी आ चुकी है, IMF से कुछ अप्रूवल्स आ चुकी हैं। खासकर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशन या कुछ ऐसी चीज़ें जो बैंक्स के हवाले से भी सामने आई हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन हमारे गेस्ट जो मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया है कामरान नासिर साहब ने, उनसे सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे। आप बिजनेसमैन हैं, एनालिस्ट भी हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। कामरान साहब, इकोनॉमिक सर्वे ही डिस्कस हो रहा है, ज़्यादातर हम यही बात कर रहे हैं कि इस बार जो प्रोग्रेस है ग्लोबल चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास तमाम जो कि नंबर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद हमने लोकली यानी कि पाकिस्तान की अगर थोड़ी मार्केट देखें तो हमारा एक रिकवरी नोट दिया गया है, और इसी रिकवरी नोट को देखते हुए जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल था, लेकिन एटलीस्ट होमवर्क अच्छा था तो हमने किया। इस साल के लिए तैयारियां भी बेस्ट हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। देखिए, आपने करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया, आपने प्राइमरी सरप्लस पोस्ट किया, उसके अलावा इतने सारे चैलेंजेस थे आपके इकोनॉमी के, जिसके अंदर आपका PKR USD जो पैरिटी है वो स्टेबल रही, आपकी इन्फ्लेशन बड़ी ड्रास्टिकली कम हुई, पॉलिसी रेट 11% पे आ गया। तो इतने सारे चैलेंजेस जहाँ पे इतनी प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी की सिचुएशन थी लास्ट ईयर, तो उसमें ये क्रेडिट तो बनता है कि और ख़ासतौर पे IMF की कंडीशंस भी बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, उन कंडीशंस को साथ रखते हुए इन सब चीज़ों को चलाना, आई थिंक इट वाज अ वेरी टफ आस्क, बट आई थिंक द जॉब वाज रीजनेबली वेल डन। सो इस जगह पर तो मैं यही कहूँगा। और आगे के चैलेंजेस ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे मुल्क में एक जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो है कि हम हमेशा इम्पोर्ट लेट ग्रोथ की वजह से ट्रबल में आते हैं। और जब भी कभी आप ये कोशिश करें कि आपकी GDP ग्रोथ रेट जो है वो 5% या उससे बियॉन्ड जाए, बल्कि मैं कहूँगा 3% से जब बियॉन्ड जाती है तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो स्वेल करना शुरू कर देता है। और जब वो स्वेल करता है तो हमेशा हमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम एक बूम बस्ट की सिचुएशन में बड़ी जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, और खासतौर पर ये साइकिल अब बहुत छोटा होता जा रहा है। तो जो स्टॉप स्टार्ट साइकिल है हमारा, इसको रुकना होगा, और हमें GDP ग्रोथ रेट जहाँ सरप्लस पोस्ट करें या हम उसको 5% से ऊपर ले जाने की बात करें और ऐसे एम्बिशियस टारगेट सेट करें, तो वहाँ पे इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि सेंट्रल बैंक ने जो रोल पिछले सालों में परफॉर्म किया है, खासतौर पिछले 2 सालों की बात करूँ जहाँ पे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए रिजर्व मैनेजमेंट वॉज क्रिटिकल, तो उस चीज़ को हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपकी एक्सपोर्ट्स ड्रिवन ग्रोथ के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि जहाँ आप इम्पोर्ट लेट ग्रोथ हो रही हो तो आपके करेंसी के ऊपर प्रेशर कम से कम हो, आपके फॉरेन रिजर्व के ऊपर प्रेशर जो है वो कम से कम आना चाहिए। सो दिस शुड बी द अल्टीमेट लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, जिससे कि आप बाकी इकॉनमी मैनेज करेंगे। एंड सर्टनली एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, आई थिंक जितनी जल्दी पाकिस्तान की इकॉनमी जिस कदर फॉर्मुलाइज हो सके, जितने मर्जी तरीकों से, जितने मर्जी स्टेप्स से, वो एक खुशाइन कदम होगा। और साथ साथ बिजनेसेस पे जो टैक्सेशन हैं, ऑडिट हैं, इनकी सतह को आपको कम करना होगा, ताकि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले सबको फ्लरिश करने के लिए। राइट कामरान साहब, वेल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। मैं डॉक्टर तलत साहब आपसे पूछूंगी कि हमें इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो फोकस करना होगा, अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बनाना, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाना। कुछ चीज़ें हैं जो इस बार ऐड ऑन हो रही हैं, खासकर विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से बात हो रही है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करें, ताकि इन्वेस्टर यहाँ आ सकें और बिज़नेस कर सकें। तो जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है पाकिस्तान का, काफ़ी गिर गया था पिछले 2-3 सालों में, 13% ऑफ GDP तक रह गया था, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द रीजन है।
हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें आप देखें, या बांग्लादेश है और ईस्ट एशियन है, उनमें 25-30% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि हमारी 13% है। तो उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारी इन्वेस्टमेंट लो है और हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ से छोड़ के पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर आ नहीं रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये सर, ये तो पहले का बयान है। आई गेस अब तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। रीजन के अंदर हमारी मार्केटिंग ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि अब तो इन्वेस्टर्स काफ़ी कीन हैं, खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज। उनके तो दिल यहाँ धड़क रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि यहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है आफ्टर दिस विक्ट्री। हम अगर बात करें जी जी, वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही है उनकी कमिटमेंट, लेकिन जो डाटा है ना वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। वो करेगा इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों, क्योंकि अभी तो कमिटमेंट है ना, और जब ये मटेरियलाइज होंगे, जब वो ले आएंगे तो अगले साल के उसमें डाटा में ये रिफ्लेक्शन होगी। चले, बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर तलत साहब ने। और यहाँ पर हम ऑलरेडी विटनेस करेंगे कि हमारे पास जो मैक्रोज का डाटा ऑलरेडी इस साल का आ चुका है, वो वाज़ेह तौर पे इसी बात की खबाजी कर रहा है कि हमारे लिए जो नेक्स्ट ईयर का जो हम कह सकते हैं बजट आएगा या उसकी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो उस वक्त के हालात इस जो नंबर से काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, फिर प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। कौमी इक्तिसादी सर्वे में मजमूई तौर पर मईशत की मतवाजन और शोबावार मखलूत कारकर्दगी सामने आई है, जहाँ चंद शोबे नुमायां तरक्की करते हुए दिखाई दिए, जबकि कई अहम शोबे अहदाफ से पीछे रहे। वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2024-25 की इक्तिसादी कारकर्दगी पर मबनी कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया गया, जिसके मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की उबूरी शरह नमू 2.68% रही, जो मुकर्ररा हदफ 3.6% से कदरे कम है। रवा माली साल के दौरान मईशत का हुजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर के इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुंचा, जबकि गुज़िश्ता साल ये हुजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। मईशत का हुजम मुल्की सतह पर 9600 अरब रुपए बढ़ा और मजमूई हुजम 114.7 हजार अरब रुपए रहा, जो गुज़िश्ता साल के 105.1 हजार अरब रुपए के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। वतन अजीज में फीकस सालाना आमदन 144 डॉलर के इजाफे से 1680 डॉलर रही। मुल्की ज़राई शोबे की कारकर्दगी मजमूई तौर पर मिली जुली रही। अहम फसलों की शरह नमू मनफी 13.49% रही, जबकि हदफ मनफी 4.5% था। कॉटन जेनिंग में भी कमी देखी गई और शोबा मनफी 19% तक सुकड़ गया। ज़राई शोबे की मजमूई ग्रोथ 8.56% रही, जो कि हदफ यानी 2% से कम थी। इसी तरह लाइव स्टॉक और दीगर फसलों में कदरे बेहतरी देखी गई, जिनकी शरह नमू बिलतरतीब 4.72 और 4.78% रही। जंगलात और माहीगीरी के शोबे भी अहदाफ से पीछे रहे। सनती शोबे की मजमूई शरह नमू 4.77% रही, जो कि 4.44% की हदफ से ज्यादा थी। छोटी सनतों और स्लॉटरिंग में बिलतरतीब 8.81 और 6.34% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई, जबकि बड़ी सनतें मनफी 1.53% की शरह से सुकड़ गईं। बिजली, गैस और पानी की फराहमी के शोबे में गैर मामूली ग्रोथ 28.88% रही, जो मुकर्ररा हदफ 2.5% से कई गुना ज्यादा है। तामीरात के शोबे ने भी 6.61% ग्रोथ के साथ तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंस, रियल स्टेट, तालीम, सेहत और सोशल वर्क में मुतदिल इजाफा हुआ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी की ग्रोथ 9.92% रही, जो मुकर्ररा हदफ 3.4% से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। खिदमात के शोबे की मजमूई ग्रोथ 2.91% रही, जो मुकर्ररा हदफ 4.1% से कम है। होलसेल और रिटेल ट्रेड की ग्रोथ कम यानी 0.14% रही। जी, रिपोर्ट आपने देखी और वाकई हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस बन जाते हैं जो हमारी ग्रोथ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो वाज़ेह तौर पे देते हैं। इस बार अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, यानी कि अगर थोड़ा सा ऑटो सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे एक वाज़ेह तौर पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो एक इम्पैक्ट जाता है वो सिक्लिकल सेक्टर्स के ऊपर, जो इससे जो है वो मुस्तफ़ीद होते हुए दिखाई देते हैं। सीमेंट सेक्टर पर हमने देखा, स्टील सेक्टर पर हमने देखा, ऑल्दो कंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ी सी एक्टिविटी हमने देखा था कि स्लो डाउन हो जाएगी। बजट के अंदर एक टैक्स था, बावजूद इसके इस साल के अंदर उस एक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ या थोड़ी सी हमने देखा कि एक्टिविटी मजीद तेज़ होते हुए दिखाई दी है। मैं अंजुम निसार साहब आपसे ही पूछना चाहूँगी, आप देख रहे हैं कि बजट के अंदर पिछले साल के मुकाबले में इस साल के अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं हम कि पॉपुलर डिसीजंस लिए जाएंगे। पिछले साल काफ़ी अनपॉपुलर चीज़ें थी जो हमारे सामने आई, और ख़ासकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से, और दूसरा ये कि कुछ थोड़ा सा अगर हम देखें तो टैक्सेस के हवाले से नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग किया था। इस साल के अंदर आपको क्या लग रहा है,
बजट तो ऑफ कोर्स कल पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में, लेकिन अभी से कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं और ग्रोथ के एस्पेक्ट से हमारे पास जो इकोनॉमिक सर्वे आया है इसके अंदर चीज़ें सामने आ गई हैं कि कहाँ हमने क्या चीज़ राइटली मेजर मूव किया था। देखें सबसे अच्छी बात है, देखें ज़्यादातर आप चीज़ें देखेंगी तो जैसे आपने भी अपनी बात की और तलत साहब ने बात की कि ज़्यादातर इशारे देखिए मुस्बत इशारे हैं और सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ज़्यादातर आपने अभी ऑटो सेक्टर की बात की। अब गाड़ी की सनत में अगर 48 या 50% ग्रोथ हुई है, विच इज़ अ लॉट। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत बड़ा आंसर शामिल था जो इंटरेस्ट रेट्स में हमें नुमायाँ कमी की, उस वजह से लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी और उसके सेक्टर में ग्रोथ आई। सीमेंट में आपने देखा गो के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ हुई है 1.5%, लेकिन जो कल बजट आने वाला है और मैं बहुत उम्मीद हूँ इस बार इंशाल्लाह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स अगर सही तरीके से सस्टेनेबल बेसिस पे कर दिए जाएं तो मैं समझता हूँ कि और हर सेक्टर जो है फेयर टैक्सेशन की बात करता हूँ, हर सेक्टर अपना ड्यू टैक्स पे करे। नॉन फाइलर की आपने बात की, देखें देयर इज नो नॉन फाइलर, देयर शुडंट बी एनी नॉन फाइलर। जो भी एक टैक्स की लिमिट जो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है 10 लाख 12 लाख जिस सेक्टर के लिए, तो वहाँ उनको उससे ऊपर जब वो इनकम आए वो टैक्स दें। एक तो इसमें टैक्स टू जीडीपी इजाफा होगा, गवर्नमेंट के पास एक स्पेस बचेगी कि वो पैसा जो एक्स्ट्रा आता है वो सोशल सेक्टर पे BISP प्रोग्राम में इंडस्ट्रीज के लिए कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। और चूंकि बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि दोबारा जो आपने बात भी अच्छी की है कि जंग के बाद, इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद लोगों में एक पॉजिटिव ही है और लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसकी बहुत बड़ी दो एग्जांपल्स बहुत बड़ी हैं। एक तो आपने देखा रेमिटेंस में पिछले 2 साल के कोई $10 बिलियन का इजाफा हुआ, $10 बिलियन मतलब $5-6 अरब डॉलर का खाली लोन इस साल इजाफा हुआ है। इसी तरह आप डिजिटल ओशन प्रोग्राम देखें तो $10 बिलियन हमारी वो पहुंच चुकी है। ये क्या है? ये ट्रस्ट है। फॉरेन जो हमारे भाई बाहर पाकिस्तान जो बैठे हैं बाहर, जो मेहनत करते हैं, अपना खून पसीने कमाई यहाँ बेचते हैं, उसके अंदर एक नुमाया इजाफा देखा है, विच इज़ ए वेरी गुड। हाँ, हमें प्रॉब्लम कहाँ होगा? हमें प्रॉब्लम होगा 2 जगहों पे। एक तो हमें पानी का हमें देखना पड़ेगा, जो इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी है उसका इम्पैक्ट हमारी फसल पे क्या पड़ता है। हमें फौरी तौर पे एक प्लान करना पड़ेगा कि हम डैम्स बनाएं, वाटर प्रिजर्व करें। और एक क्लाइमेट चेंज पे वर्ल्ड बैंक ने अगले $20 बिलियन रखे हैं अगले 10-20 सालों की। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों पे अगर हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। हमें अपने यूथ को यूटिलाइज करना है। लोकल इन्वेस्टर बाहर निकलेगा और बिल्कुल निकलेगा, निकलना भी चाहता है और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जो दुनिया के हालात हैं, आप अमेरिका को ले लें, कनाडा ले लें, यूरोप को देख लें, तो वहाँ तो वो ग्रोथ नहीं है जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है, स्पेशली जंग के बाद सबका। और एक और चीज़ आखिर में मैं कहना चाहूँगा, करेंसी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। करेंसी स्टेबल आपकी रहेगी तो आपको एक लोग इन्वेस्टर आएगा। अगर करेंसी डिस्टेबलाइज रही, जो मेरा ख्याल है शायद स्टेबिलिटी उसकी तरफ जाएगी करेंसी, चूँकि हमारे पास रिजर्व्स हैं, रिजर्व बड़े भी हैं और रेमिटेंस के नतीजे में एक्सपोर्ट जो 7% बढ़ी है और अगर आगे और बढ़ती है तो हमारे पास, और डिजिटल ओशन प्रोग्राम इसी तरीके से बढ़ता रहता है, तो हमारे करेंसी को कोई डिस्टेबिलिटी हम नहीं देखते। हमें हर हालत में अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, रेमिटेंस बढ़ेगी, यूथ को इन्वॉल्व करना है। IT सेक्टर जहाँ पे मैं समझता हूँ क्वांटम लीप चेंज आ सकती है, वहाँ पे हमें और बहुत अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह और सस्टेनेबल अगर हम 2-3-4 साल, ये नहीं कि हमें जरूरी नहीं कि हम इसी साल ही 7% ग्रोथ रखें। गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है कि अपना टारगेट रखा है 4.2%। FBI और जो तल्लत साहब ने एक और बात की, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी सेविंग्स नीचे जा रही हैं, सेविंग्स का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अंजुम निसार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं तलत साहब से ही पूछते चलूँ। तलत साहब, आपने एक इन्वेस्टमेंट टू GDP के हवाले से फरमाया, बेहतर है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो यकीनन तमाम जो एक एनालिटिकल व्यूज़ हैं वो भी थोड़े से बेहतर हमारे सामने आएंगे। लेकिन एक तरफ हमारे सामने जो ग्रोथ वाज़े तौर पे देखी जा रही है, वो सेक्टर्स जिनको प्रायोरिटी दी गई, वो सेक्टर्स जिनके बारे में सोचा गया, यानी कि एक हम कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स की बात नहीं कर रहे, कन्वेंशनल सेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम अनकन्वेंशनल सेक्टर्स की भी बात कर रहे हैं जिनके बारे में नहीं सोचा जाता था। तो इस बार चाहे मैन्युफैक्चरिंग के थोड़े से नंबर्स वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि नेक्स्ट बार जो है वो बेहतर हो जाए, वहीं हमारे पास सर्विसेज सेक्टर के नंबर अच्छे आए। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या चीज़ें हमारे सामने कुछ रेवोल्यूशन ला सकती हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, जहाँ तक सर्विसेज का ताल्लुक है उसमें ग्रोथ हुई है और दूसरे सेक्टर्स लाइक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो है ना माइनस ग्रोथ है, और एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ इतनी हाई नहीं है। जो सर्विसेज है उसमें ग्रोथ हुई है, लेकिन वो भी जो टारगेट था उससे थोड़ी सी शॉर्ट है। लेकिन ये कि उसमें सर्विसेज में ग्रोथ हुई है। सर्विसेज सेक्टर में जो है
जो मेनली जो ग्रोथ है होलसेल रिटेल सेक्टर है, इसमें ग्रोथ हुई है। और उसके अलावा आप देखें अदर सेक्टर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें ग्रोथ हुई है। और जिसकी बुनियादी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो कि स्टैगनेंट थी पिछले 2-3 सालों से, वो एक तो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसकी वजह से वो स्टैगनेंट थी, अनसर्टेनिटी थी और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था। जबकि जो कि इंटरेस्ट रेट अब जब के नीचे आ गया 22% से, तो लोग कर्ज़ा लेने के काबिल होंगे। जिसने मकान बनाना है तो उसने तो ज़रूरी जो शुरू कर चुका था पहले, तो उसने मुकम्मल करना ही करना है। तो इसलिए वो कर्ज़ा लेने की जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, और जिसकी जो कुछ रिफ्लेक्शन आती है अदर सेक्टर्स में भी, और तो वो जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रो की है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कई अलाइड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो ग्रो करती है, तो 36 जो है ना इंडस्ट्री जो है ना वो भी ग्रो करती हैं। और ये बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, तो बहुत और तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है कि अगले बजट, अगले माली साल में जो है ना, जबकि इन्फ्लेशन रेट जो इंटरेस्ट रेट था वो पिछले साल हाई था, अब ये कम हो गया, मज़ीद कम होगा। आई थिंक ये सिंगल डिजिट में आएगा तो लोग जो है ना कर्ज़े लेंगे और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ग्रो करेगी, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये और इस बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कह भी दिया है ना कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कुछ गुड न्यूज़ रखी गई है, सो डोंट वरी। अगर थोड़ा सा लास्ट ईयर कुछ रह गए थे ग्रजेस, तो इस बार जो है वो दूर कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो घर बनाने के वक्त जो विद होल्डिंग टैक्स वगैरह लगाया गया था, उससे ये सेक्टर बहुत मुतासिर हुआ था, रियल एस्टेट सेक्टर कि जब भी आदमी फाइलर के लिए मेरे ख्याल ये 5% था, नॉन फाइलर के लिए 3% था। अभी ये सुनने में आ रहा है, ये कल पता लगेगा कि इसमें यानी गवर्नमेंट इसको स्लैश करने की, ख़त्म करने के लिए सोच रही है। तो कल आपको देखें पता लग जाएगा कि अगर ये कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना फर्दर ग्रो करेगा और इसमें बेहतरी आएगी, जॉब के भी क्रिएट होंगे और लोग जो ये सेक्टर बिल्कुल यानी बिल्कुल एक स्टैगनेंट हो गया था, इसमें बेहतरी आएगी। दूसरी ये कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ओवरसीज़ रेमिटेंसेस की बात की कि बहुत बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि रेमिटेंसेस ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और जिससे करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ। दूसरी बात ये कि जो रेमिटेंसेस आती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ना वो फर्दर ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ द हाई रेमिटेंसेस, और जिससे लोगों को जॉब वगैरह। आपने रेमिटेंसेस का जिक्र ही किया है, रेमिटेंसेस $36 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट हमारी $27 बिलियन, 230 हम कह सकते हैं कि 27 to 30। बट अगर थोड़ा का क्यूमुलेटिव इनका इम्पैक्ट दें तो हमारे पास इंपोर्ट बिल के मोर और लेस बराबर या थोड़ा कम ही बनता है। तो इस बार की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो टारगेट सेट किए गए हैं या न्यू मार्केट्स जो टैप की गई हैं, इसके हवाले से क्या समझते हैं कि हमारे पास इस बार जो एक ओवर ड्यू जो हमने चीज़ें सोची हैं वो शामिल होंगी इस बार? हाँ, ये देखें ना, जो बड़ी खुशाइंद बात है कि रेमिटेंसेस ने ही रोल प्ले किया है जी, जिसकी वजह से सरप्लस हुआ है, वरना तो हमारा ट्रेड डेफिसिट तो बहुत हाई है। जो ट्रेड डेफिसिट को जो कंपनसेट करती हैं, जो फाइनेंस करती हैं, जो इंपोर्ट को मेनली रेमिटेंसेस फाइनेंस करती हैं कि 36 बिलियन के रेमिटेंस हैं और 27 बिलियन की एक्सपोर्ट है, तो 36 और 27 आप जमा करें तकरीबन कितना ये बनता है, 62-7 ऐसे बिलियन के करीब बनता है। तो आप इनको जमा करें तो ये इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना कम हुआ है, वरना ये फिर हाई होता और फिर हमें करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का मतलब ये होता है हमें बारो करना पड़ता है। इस बार हमें करंट अकाउंट को फाइनेंस करने के लिए बारो नहीं किया, कर्जा नहीं लिया, बल्कि इस सरप्लस में हमारे पास जो कि अच्छी बात है। और ये सरप्लस जो है ना ये आपका रिफ्लेक्ट हो रहेगा प्राइमरी सरप्लस, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि प्राइमरी सरप्लस जो है ना हमने किया है 3% के करीब प्राइमरी सरप्लस हुआ, जो कि हमारी तारीख में सबसे हाई है। यानी हमने बचत की है,
हाँ, प्राइमरी जो सरप्लस होता है उसका और बचत के हवाले से हम आपको अभी एक और जो सेशन हमारा इकोनॉमी इन फोकस को होगा उसके अंदर हम बताते रहेंगे 7 to 8 PM तक। उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों में हमने किस चीज़ों में राशनिंग की है, कहाँ कहाँ हुकूमत ने पैसे बचाए और कहाँ कहाँ अपने जो कहते हैं ना कि कुछ खर्चे कम किए और कम करने की और मज़ीद तैयारी है, तो वो हम दूसरे सेशन में बताएंगे। डॉक्टर तलत साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भी हमें ये लगता है ना कि इकोनॉमी में पता नहीं क्या हो रहा है, बजट आने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी ऐसा फील हो तो 3 साल पहले की कारकर्दगी देख लिया कीजिए कि जब फ्लड आ गया था, एक मेस क्रिएट हुआ था, डिफ़ॉल्ट के खतरात थे, 2 हफ्तों से भी कम के इंपोर्ट के पैसे थे, और आज का वो वक्त है कि हमारे पास 2 महीने से भी ज़्यादा इंपोर्ट कवर मौजूद है। हमारे हालात बेहतर हैं, दुनिया हमें मानती है, रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो ये तमाम चीज़ें सोचकर दिल को खुश कर लें और बजट यकीनन बेहतर होगा, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जानते हैं कि आवाम को क्या चाहिए। दैट्स इट। इसी नोट प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। हमारे साथ रहिए, 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी।